चलिए बच्चों, आज हम आपके सामने हिंदी का चौथा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम इससे पहले वर्णभेद के बारे में आपको अवगत करा चुके हैं। आज वर्णभेद में जो दो प्रकार होता है, स्वर और व्यंजन, उसमें हम स्वरों का वर्गीकरण देखिए, यहां पर स्वरों के वर्गीकरण से अभिप्राय मेरा ये है कि जो हिंदी में 11 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, उन 11 स्वरों को जब हम अपने मुख से व्यक्त करते हैं या बोलते हैं, तो मुख का कौन सा भाग उसमें प्रयोग होता है, अर्थात कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ या कोई और। आज हम इस क्लास में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताएंगे। ध्यान दीजिए भाई, मात्रा के आधार पर देखिए, हम आपको यहां स्वरों का वर्गीकरण कुल मिलाकर लगभग 8 से 10 प्रकार में पूर्ण करेंगे, जिसमें नंबर 1 है हमारा मात्रा के आधार पर। आप इससे पहले जो पढ़े हैं होंगे, उसमें आप सीधे सीधे पढ़ लिए होंगे कि हमारे हिंदी के 11 स्वरों को कैसे बोलते हैं, कंठ, तालु, दंत, मूर्धन्य, ओष्ठ। यहां आपको हम ये भी बताएंगे कि कौन सा स्वर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस पे हमारा सबसे पहला प्रकार है मात्रा के आधार पर। देखिए, मात्रा के आधार पर जो हमारा स्वर होता है, वो होता है 3 प्रकार का। देखिए, प्रकार पर आप जरूर ध्यान दीजिए कि कौन सा कितने प्रकार का है। तो मात्रा के आधार पर जो हमारा स्वर होता है, वो होता है 3 प्रकार का। पहला स्वर होता है हमारा ह्रस्व स्वर। इसे हम लोग मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्वर होता है दीर्घ स्वर, जिसे हम लोग गुरु स्वर। देखिए, आप ह्रस्व स्वर को लघु स्वर के नाम से भी पुकार सकते हैं। तीसरा स्वर हमारा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ और री, ये हमारे 4 स्वर आते हैं। ये 4 स्वर ह्रस्व श्रेणी में आते हैं, और इन्हीं स्वरों को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। इनको मूल स्वर हम इसलिए कहते हैं कि इन्हीं चारों स्वरों की सहायता से अगले हमारे 7 स्वरों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन से 7 स्वर होते हैं? आ होता है, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ठीक है भाई, जिसमें हम पीछे आपको बता चुके हैं कि जो हमारा ये 4 स्वर है, ए, ओ, औ, इसको हम लोग संयुक्त स्वर या संध्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हम आपको अधिकतम प्रश्न देने का प्रयास करेंगे, बिना इधर उधर की कोई बात किए हुए, इसलिए एक एक चीज पर विशेष ध्यान रखिए। तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। देखिए, प्लुत स्वर स्वरों की गणना के अंतर्गत नहीं आता है। इसका केवल जानते हैं प्रयोग होता है, किसी को पुकारने में, हंसने में, गीत गाने में, रोने में आदि में प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारे पास जो 11 स्वर हैं, वो 11 स्वर जो हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में बढ़ जाते हैं। प्लुत स्वर अगर आपको बनाना है, तो किसी भी दीर्घ मात्रिक स्वर के आगे हिंदी में अगर हम 3 लिख देंगे
तो वो प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास आ है और इसे अगर हमने ऐसे बना दिया तो ये हमारा होता है प्लुत स्वर, अर्थात इसमें 3 मात्रा के उच्चारण के बराबर समय लगता है। हमारा मुख विवर जो होता है थोड़ा दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक समय तक खुला रहता है। ठीक है, तो पहला प्रकार हमारा मात्रा के आधार पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसको 3 प्रकार से आप इस तरह से बताएंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन पर। दूसरा प्रकार है हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। दूसरा है हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान जो हिंदी में हमारे पास कुल मिलाकर 11 स्वर हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए स्वरों की संख्या तो आप 11 बताएंगे। इन 11 स्वरों को हम अपने मुख विवर में, अर्थात जब हमारा मुख द्वार खुलता है उस दौरान उसके अंदर हमारे किसको किस स्थान से बोला जाता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, हम आपको यहां ह्रस्व दीर्घ नहीं बताएंगे, सीधे सीधे आपको स्वर और उसके उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे। स्वर उच्चारण स्थान। सबसे पहला स्वर जो हमारा होता है वो होता है अ। इसका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ से। अ का उच्चारण स्थान कंठ। अगर आपका अ कंठ है तो इसके साथ आ जो है ये भी हमारा कंठ से ही उच्चरित होता है। मतलब अ और आ कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। इसके बाद छोटी ई जो होता है तालु से। मुख के अंदर जो हमारा तालु होता है, जब हम मुख से उच्चरित करते हैं ई तो तालु वाला भाग हमारा स्पर्श करता है। तो छोटी ई और बड़ी ई इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है हमारा किससे भाई? तालु से। इसके बाद ऊ। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें से ज्यादातर स्वरों को आप बिना याद किए भी बता सकते हैं। जैसे अगर हम ऊ को बोलते हैं तो ऊ बोलते समय हमारे जो ऊपर और नीचे के ओठ का प्रयोग होता है, इसलिए ऊ को हम ओष्ठ से उच्चरित करते हैं। ऊ जो हमारा होता है किससे होता है भाई? ओष्ठ से उच्चरित होता है। तो जब छोटा ऊ ओष्ठ से है तो बड़ा ऊ भी हमारा किससे होगा? ओष्ठ से। बड़ा ऊ भी ओष्ठ से। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पेपर में पीछे पूछा जा चुका है कि हमारा जो अक्षर री होता है, ये री जो होता है ये किस वर्ण के बाद आता है। जब हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे तो उसमें जानते हैं छ को पूछा जाता है कि छत्री छ जो वर्ण हमारा होता है किस वर्ण के बाद आता है। उसी तरह से स्वर में कई बार पूछा जा चुका है कि जो हमारा री स्वर होता है वो किस वर्ण के बाद आता है। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा री होता है वो री स्वर जो है बड़ा ऊ के बाद आता है। ये अगला वर्ण हमारा कौन सा है भाई? री। और री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। या इसको हम लोग मूर्धन्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। री के बाद अगला वर्ण जो हमारा होता है ए। ध्यान दीजिए भाई, ए। अब देखिए, ए को हम आपको बताते हैं कि अगर ए याद करना है तो आप क्या करेंगे। आप संधि पढ़े होंगे। संधि में हमारी एक संधि होती है गुण संधि। गुण संधि का हम कोई भी उदाहरण ले लें। जैसे मान लीजिए हमने महेंद्र ले लिया, तो महेंद्र जब तोड़ते हैं तो ये टूटता है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र में टूटता है। अब देखिए, इसका आ और इसका ई मिलाकर
हमारा बनता है क्या भाई, ए। इसका आ और इसकी ई मिला के ए बनता है। अब जरा ध्यान दीजिए आप इस तथ्य पर कि जो हमारा ये आ वर्ण है, इसके ऊपर आपको बताया गया है कि आ वर्ण का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, कंठ होता है। तो आ वर्ण हमारा देखिए भाई क्या हो गया, कंठ हो गया। और यहां पे हमने ई को क्या पढ़ा है भाई, तालु। तो ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। तो जो हमारा कंठ प्लस तालु ये दोनों मिला के आपका बनता है कंठ तालु। मतलब ए का उच्चारण स्थान क्या होता है भाई, कंठ तालु। तो जब हमारा देखिए ए हमारा हो गया क्या भाई, कंठ तालु या तालव्य, आप कुछ भी इसमें से लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए जब कंठ तालव्य है तो हमारा अय भी क्या होगा भाई, कंठ तालव्य। अय भी हमारा क्या बन जाता है, कंठ तालव्य। अब इसके बाद हमारे पास बच जाता है ओ। अब देखिए अगर आपको जानना है कि ओ, तो ओ के लिए आप क्या करेंगे, आप इसी गुण स्वर संधि में आप इसका कोई एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं ओ के लिए। ध्यान दीजिए यहां पे, जैसे हम बता देते हैं यहां पर कि महा धन उदय, ये अगर हम चाहते तो यहां कंठ तालु आपको या तालव्य डायरेक्ट भी आपको बता सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा कि अगर आप संधि से जोड़ के इसे सीखेंगे तो आपको इसका उच्चारण स्थान नहीं भूलेगा। ठीक है भाई। तो अगर हम इसमें ले लेते हैं महोदय, तो महाधन उदय, तो इसका आ और इसका ऊ मिला के क्या बनता है भाई हमारा ओ। आ क्या होता है, कंठ। आ भी कंठ होता है, अ भी कंठ होता है, और ऊ क्या होता है हमारा भाई, ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ मिला के जो हमारा बनता है ओ, वो बन जाता है कंठ्योष्ठ। तो देखिए हमारा क्या बन जाता है, ओ बराबर कंठ्योष्ठ, कंठ्योष्ठ। ठीक है। अगर हमारा ओ कंठ्योष्ठ है तो औ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, औ भी हमारा क्या हो जाएगा, कंठ्योष्ठ। ठीक है। इस तरह से हम 11 स्वरों का वर्गीकरण अर्थात उच्चारण स्थान किस स्वर को मुख विवर के किस भाग द्वारा बोला जाता है, यहां पे आपको ये हो गया। ठीक है भाई। पहला प्रकार आपने पढ़ा था मात्रा कर आधार पे, दूसरा प्रकार है हमारा कौन सा भाई, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पे। तो अगर आपसे मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण पूछा जाएगा तो 3 प्रकार, और मान लीजिए स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पूछा जाएगा तो वो प्रकार ये आपके सामने यहां से लेके यहां तक विद्यमान है। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अगले प्रकार के पास। देखिए यहां पे आपको कंप्लीट वर्गीकरण दिया जाएगा। किसी भी परीक्षा के लिए आप, जरूरी नहीं है कि आप किसी छोटी बड़ी परीक्षा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। ध्यान दीजिए भाई, तीसरा टाइप है हमारा जीभ के प्रयोग, जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखिए जो वर्गीकरण है हमारा, ये पूरा खेल मुख विवर का ही है। जब हमारा मुख विवर, विवर मतलब द्वार, जब हमारा मुख द्वार किसी स्वर को बाहर करता है, मतलब हम जब बोलते हैं तो मुख द्वार से बाहर होता है, उसी दौरान क्या स्थितियां बनती हैं, अगर आप उसे नोटिस कर लें, थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको टाइप नंबर 3 में बताएंगे। यहां देखिए इसका नाम क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग का मतलब यह हुआ कि अगर आप यही 11 स्वर अ से लेकर औ तक, यही 11 स्वर जब आप बोलते हैं तो आप अपनी जिह्वा को देखिए। ये जिह्वा देखिए भाई,
हमारी जो जिह्वा है उसकी जो भी लंबाई चौड़ाई है उसे हम जो व्यक्त करेंगे तो उसमें हम कह सकते हैं ना कि इस जिह्वा में 3 भाग हैं। 3 भाग का मतलब कोई भी चीज, जैसे ये हमारे सामने अगर ये मार्कर है, ठीक है भाई, तो इसमें 3 भाग हम बना सकते हैं। बनाने के लिए, भाग बनाने का मतलब संकेत से है, भाग तो इसमें कई भाग बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ये जीभ की तुलना में ये हमारा आगे का भाग, ये पीछे का भाग, और बीच में कौन सा भाग भाई, मध्य भाग। तो अगर हम जीभ की यथा स्थिति का वर्णन करें हम आपके सामने, तो उसमें भी हमारा 3 भाग बन के आता है, आगे का भाग, पीछे का भाग और मध्य वाला भाग। ठीक है, तो आप यहां पे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि हम जो आपको बता रहे हैं आप उसे याद करें। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एक साधारण सी बात बताते हैं हम आपको। जैसे हम 2 वर्ण ले लेते हैं, एक वर्ण ले लेते हैं हिंदी का, छोटी चाहे बड़ी, और उसी हिंदी वर्ण में दूसरा लेते हैं ऊ, छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ। तो जैसे अगर हम बोले मुंह से अपने, हम कहते हैं जैसे ई, तो हमारे मुख द्वार में जो जीभ की यथा स्थिति है, जिह्वा की स्थिति है, जब हम ई बोलते हैं तो हमारे आगे की जिह्वा, ध्यान से अगर आप बोल कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा, और उसी की तुलना में ऊ बोलते हैं तो उसी जिह्वा में हमारे पीछे का भाग स्पर्श करता है। आप इसको प्रयोगात्मक तरीके से घर पे एकांत में बैठकर अगर 11 स्वरों को बोलेंगे तो आप खुद ब खुद बिना याद किए इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे। जैसे हमने बोला, मान लीजिए ए, तो ए की तुलना में जब हम बोलते हैं ओ, तो आप देखिए कि हमारे इसी जिह्वा का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो ए में वैसे भी सामान्य रूप से जब हम बोलते हैं ई, तो हमारे आगे का भाग प्रभावित होता है। जब बोलते हैं ऊ, तो हमारे पीछे का दबाव बनता है। तो इसी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो हमारा है, पहला जो है उसे हम लोग कहते हैं अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा वाला प्रकार जो होता है हमारा, उसे हम लोग बोलते हैं मध्य स्वर। इस मध्य स्वर का एक नाम और है, या इसे हम लोग केंद्रीय स्वर के नाम से भी कह सकते हैं, केंद्रीय स्वर। तीसरा जो हमारा प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं पश्च स्वर। यहां देखिए अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य भग स्वर से बस यही तात्पर्य है हमारा कि हमारे जीभ का कौन सा प्रकार प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा अग्र स्वर है, आप देखिए इस अग्र स्वर में हमारा कौन कौन सा वर्ण आएगा। तो जिसका हमने अभी अभी आपके सामने उच्चारण करके बताया है, तो सबसे पहले हमारा वही स्वर आ जाता है, जिसमें कौन सा आ जाएगा भाई, ध्यान दीजिए। अगर आप इस पे ध्यान देखेंगे तो हम आपको इसी में हम आपको एक टाइप और बता देंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, देखिए छोटी ई और बड़ी ई। ठीक, ई बोलते हैं आता है आपका। फिर इसके बाद क्या आ सकता है, ए ऐ। ठीक है भाई। इसके बाद पश्च स्वर में क्या आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ। इसमें देखिए एक आगत स्वर भी हमारा आके जुड़ जाता है। वो आगत स्वर कौन सा होता है, ऐसे इसको लिखते हैं आ। और यहां पर हम चाहें तो एक और बच जाता है, कौन सा अक्षर, जैसे हम ओ आ। तो आ जब हम बोलते हैं तो पीछे की तरफ हमारा जा रहा है, तो ये हमारा पश्च स्वर में आ जाएगा। केंद्रीय या मध्य स्वर जो हमारा होता है वो होता है कौन सा भाई, ओ। तो देखिए अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ आते हैं, और पश्च स्वर में ऊ, ओ, औ। देखिए इसको भी
हम आगत स्वर बोलते हैं और इसका उच्चारण जो होता है औ के समान होता है। किसके समान भाई? औ के समान होता है। तो इस तरह से चार स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, ए, अग्र स्वर, और जो हमारा होता है मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर के नाम से, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ओ, औ, अर्थात जो भी ये लिखा हुआ है ये हमारा पश्च स्वर, मतलब जीभ के इस भाग से इनका उच्चारण स्थान होता है। अब आपको जैसे यहां पे आपने ये तीसरा वाला प्रकार पढ़ा, हम आपको इसी में एक प्रकार और ऐड करके बता देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि इसमें आप ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। आप कहें तो उसको हम अलग से भी बता देंगे। जो हमारा चौथा प्रकार है उस प्रकार का नाम देखिए, यहीं पे ऐड कर देते हैं आपको कि, या हम इसको अलग से भी आपको बता दें। पहले हम एक बार आपको यहीं बता देते हैं, फिर इसके बाद अलग से भी बता देंगे। जो चौथा प्रकार होता है उस प्रकार का नाम है मुख विवर या मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख विवर या मुख द्वार खुलने के आधार पे, देखिए ध्यान दीजिए, चौथा प्रकार मुख विवर, विवर या मुख द्वार खुलने के आधार पर। देखिए, जो हमारा मुख द्वार खुलने के आधार पे हम स्वरों को चार प्रकार में बांटे हैं। वो चार प्रकार कौन सा है? ध्यान दीजिए भाई, यहां हम आपको बताते हैं। चार प्रकार में हमारा प्रकार होता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। दूसरा प्रकार होता है हमारा संवृत। ठीक है भाई, हम इसी में आपको इसलिए बता रहे हैं, एक डायग्राम बना देंगे, इसमें आपका अग्र स्वर, पश्च स्वर और केंद्रीय स्वर सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। आप चाहे तो हम उसको नीचे भी अलग से भी आपको बता देंगे, और इसमें जानना चाहें तो इसी में जान लीजिए। संवृत होता है, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, और चौथा जो हमारा होता है विवृत होता है। ठीक है भाई। अब देखिए होता क्या है, हम ये वाली बात आपको बता रहे हैं कि मुख विवर, मतलब हम क्या करते हैं, आपको यहां लिख देते हैं, मुख विवर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, आधार पर ये है आपका। कितने प्रकार में भाई? चार प्रकार में। ये हमारा प्रकार कौन सा था? ये चौथा। ठीक है, कौन कौन सा है? अर्ध संवृत, संवृत, अर्ध विवृत, विवृत। ठीक है भाई। तो जो हमारा मुख द्वार होता है जिसमें अर्ध संवृत को हम सबसे पहले लेते हैं, या संवृत को ही ले लीजिए। तो अगर आप संवृत को लेंगे तो ज्यादा, देखिए आप एक बात और मैं बता दूं, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इनका क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि अगर संवृत आप पहले बोलते हैं तो अर्ध संवृत उसके बाद, उसी तरह से विवृत अगर आप पहले बोलते हैं तो अर्ध विवृत उसके जस्ट बाद। ठीक है भाई। तो जो हमारा संवृत होता है, संवृत वर्ण, हमारे ये जो संवृत वर्ण हैं, इस संवृत वर्ण में मुख द्वार जो होता है थोड़ा कम खुलता है। संवृत में मुख द्वार जो होता है हमारा थोड़ा कम खुलता है। जैसे अगर हम आपके सामने एक बात ये बोले, मान लीजिए यहां पे ये वर्ण है ई और ई, इन्हीं में देखिए दोनों में ध्यान दीजिए। जैसे हम बोलते हैं ई, जब बोलते हैं ई, तो हम जब ई बोल रहे हैं और ई बोल रहे हैं, ठीक है भाई, तो ई और ई में अगर आप अंतर देखेंगे तो बड़ी ई की तुलना में छोटी ई में अधिक खुलता है आपका। ठीक है भाई।
तो जिसमें अधिक खुलेगा वो होगा अर्धसमृद्ध, और जिसमें हमारा कम खुलता है तो वो होता है हमारा क्या भाई, समृद्ध। तो सबसे पहले देखिए आप इसको अलग कर लीजिए, तो हमारा जो अर्धसमृद्ध में वर्ण आ जाएगा आपका छोटी ई, और कौन सा भाई, छोटी ई आ जाएगा और छोटा ऊ, ये आ जाएंगे हमारे अर्धसमृद्ध में। देखिए कुछ किताबों में आपको थोड़ा सा इससे अलग भी मिल सकता है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता सबसे अधिक है जो हम आपको बता रहे हैं। अर्धसमृद्ध में छोटी ई और छोटा ऊ, और इसी के तुलना में समृद्ध में हमारा आ जाता है बड़ी ई और बड़ा ऊ। समृद्ध में क्या आ जाएगा आपका, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो अगर आप फिर इसके बाद देखिए अर्ध विवृत आ गया आपका, तो अर्ध विवृत में भी आप जरा सा एक बार बोल कर देखिए ए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ए में ए की तुलना में कम खुलता है, मतलब इसमें आपका मुख कम खुलता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए। और ए किस में चला जाएगा भाई, ए हमारा चलाता है कहां पे, यहां पे, ठीक है। अब देखिए हम बोलते हैं जैसे ओ, तो दोनों में किस में है ज्यादा खुल रहा, ओ में, तो आपका देखिए ओ आपका इसमें चलाएगा और ओ जो है इसमें चलाएगा, ठीक है भाई। तो मुख विवर खुलने के आधार पे जो ये चार प्रकार हैं, अर्धसमृद्ध, समृद्ध, अर्धविवृत, विवृत, ठीक है। इसी चीज को आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हम आपको एक ही में बताते हैं, चूंकि ये डायग्राम अगर आपको याद हो गया तो समझिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे दो टाइप, तो सबसे पहले देखिए यहां पे हमारा क्या है भाई, छोटी ई और क्या है आपका ऊ। तो जो छोटी ई और ऊ है ये क्या है आपका, अर्धसमृद्ध है। तो अर्धसमृद्ध है तो आप इसको यहां पे ऐसे लाइन खींच के यहां पे लिख दीजिए क्या भाई, अर्धसमृद्ध। ये हो गया आपका अर्धसमृद्ध वर्ण। तो अर्धसमृद्ध में क्या हो जाएगा, छोटी ई और साथ में यहां से अगर आप ऐसे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ। आपको जैसे सुविधा हो, एक में चाहे तो एक में, अलग चाहे तो। अर्धसमृद्ध के बाद जो हमारा दूसरा प्रकार आएगा समृद्ध, समृद्ध स्वर या समृद्ध वर्ण। ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से चलेगा आपका इस तरह से, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद अर्धविवृत, यहां पे तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, अर्धविवृत। अर्धविवृत, अर्धविवृत में क्या हो जाएगा, ए, आप इस अ को थोड़ा छोड़ देंगे, ए के बाद ओ, ये वाला भी हमारा आ भी हो जाएगा जिसको हम औ के समान बोलते हैं। अर्धविवृत के बाद क्या बचता है हमारा भाई, विवृत वर्ण। विवृत वर्ण, विवृत वर्ण में क्या आएगा आपका, ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहां पे औ, और कौन भाई, आ। अर्धविवृत श्रेणी के अंतर्गत। तो अर्धविवृत में अर्धविवृत में आपका ए, ओ और ये आएगा आपका जो आ होता है जिसको हम औ के समान बोलते हैं। उसके बाद विवृत वर्ण में ए यहां पे है ही आपका, उसके साथ साथ औ आ जाएगा, ये औ है। और विवृत वर्ण में हमारा एक वर्ण आ भी होता है, जो कि यहां से भी आप उठा के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए सामान्य परीक्षाओं की तो बात हम नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उच्च स्तर की परीक्षा देते हैं तो इससे हमारे प्रश्न पहले तो नहीं बनते थे लेकिन अभी बनते हैं। एक बात और बता दें हम आपको कि इसमें कुछ किताबों में आपको थोड़ा सा इसके कंटेंट डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये काफी प्रमाणिक आपको जानते हैं यहां से प्राप्त होगा, थोड़ा अलग मिलेगा, किसी में विवृत के लिए कुछ और, लेकिन ये जानते हैं सबसे अधिक प्रमाणिक स्थान से उठाया गया है जो आपके सामने लाया गया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या इसको आप दो प्रकार में भी बांट के, मतलब जीव के प्रयोग के आधार पे आप देख लीजिए और ऐसे देख लीजिए, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पर सेशन पे, 5वां नंबर।
यहां तक हमारा देखिए 4 प्रकार कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं 5वें टाइप पर। 5वां वाला जो हमारा टाइप है, इस टाइप का नाम है जिह्वा पेशीय तनाव के आधार पर। ध्यान दीजिए, जिह्वा पेशीय तनाव के आधार पर। देखिए, जिह्वा पेशी तनाव के आधार पर हम लोग 2 प्रकार में इसको बांटेंगे। पहला वर्ण जो हमारा होता है शिथिल वर्ण, शिथिल वर्ण या शिथिल स्वर, और दूसरा प्रकार जो हमारा होता है कठोर वर्ण या कठोर स्वर। बहुत आसान है ये, 10 सेकंड का मैटर है इसमें। जो शिथिल वर्ण जो होते हैं उसमें हमारा कम समय लगता है और कठोर वर्ण में थोड़ा अधिक समय लगता है। आप इसे चाहें तो ह्रस्व और दीर्घ के आधार पर भी सीख सकते हैं। तो शिथिल वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा भाई हमारा? एक वर्ण तो अ आ जाएगा, दूसरा वर्ण कौन सा आ जाएगा? छोटी ई, और तीसरा वर्ण आ जाता है हमारा कौन सा भाई? छोटा ऊ। इसी के तुलना में जो हमारा कठोर वर्ण होता है उसमें आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, और कौन आ जाएगा भाई? बड़ा ऊ। इस तरह से आपके जिह्वा पेशी तनाव के आधार पर वर्ण को 2 प्रकार में बांटा गया, शिथिल और इसमें कठोर। तो देखिए, इसमें तो कुछ ज्यादा आपको नहीं समझना है। शिथिल का मतलब जो आराम से उच्चरित हो जाए, जो मतलब जैसे अ की तुलना में अ, जैसे हम बोलते हैं अ आ, तो जब हम अ आ बोलते हैं तो अ को कितनी शिथिलता के साथ बोलते हैं, लेकिन उसी की तुलना में आ को जानते हैं बोलने में थोड़ा सा हमको जानते हैं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो आराम से आप बोल लें, जिसको मतलब मधुर वाणी में व्यक्त कर लें, तो उसे हम लोग शिथिल बोलेंगे। जो थोड़ा सा उसकी तुलना में अधिक मुख द्वार खुल जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कठोर। जिसमें ज्यादा एनर्जी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है वो क्या होता है हमारा? कठोर। तो शिथिल में अ ई उ, और कठोर वर्ण में क्या आ जाएगा हमारा भाई? आ, बड़ी ई, और क्या आ जाएगा? बड़ा उ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्थिति, ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है भाई, देखिए ओठों की स्थिति हम आपको इसको भी प्रैक्टिकली बताएंगे। प्रैक्टिकली का मतलब हम बोलेंगे और आप देखिए कैसे इसमें क्या होता है। अगला प्रकार है ओठों। देखिए, दोनों लिख सकते हैं, ओष्ठों भी लिख सकते हैं या ओठों भी लिख सकते हैं, दोनों शुद्ध है, आपका कोई दिक्कत नहीं, जरूरत के हिसाब से प्रयोग होता है। ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर जो हमारे ओठ होते हैं, आप देखिए जरा से इसको, जो हमारे ओठ हैं इन्हीं 11 स्वरों को बोलते समय क्या स्थितियां बनती हैं, इसी के आधार पे हम लोग इसे जानते हैं 2 प्रकार में बांटते हैं। देखिए, इससे पहले हमारा क्या था भाई? इससे पहले 5वां प्रकार था हमारा जिह्वा पेशी तनाव के आधार पर, और ये हमारा कौन सा प्रकार हुआ भाई? 6ठा प्रकार। 6ठे प्रकार में हमारा क्या होता है? ओष्ठों की स्थिति के आधार पे हम लोग इसको जानते हैं 2 प्रकार में बांटते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा अवर्तुल, अवर्तुल, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं अवृतमुखी, अवृतमुखी, या इसी का दूसरा नाम भाई ध्यान दीजिए अवृतमुखी। ठीक है भाई। और जो हमारा दूसरा प्रकार होता है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं वर्तुल, वर्तुल, या इसको हम लोग कह सकते हैं, यहां देखिए अवर्तुल है तो वहां पे वर्तुल हो जाएगा, यहां अवृतमुखी है तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। अब देखिए
इन सभी में एक हमारा कॉमन शब्द है, अगर कहीं देखा जाए उठा के तो कॉमन मिलता है। इसमें देखिए हमारा यहां से देखिए समझने के लिए है, परिभाषा में आप इसको ऐड नहीं कर सकते, जान लीजिए। यहां शब्द है एक वृत्त शब्द, और यहां भी एक शब्द क्या है भाई, वृत्त शब्द है। ठीक है भाई। तो जैसे अगर हम आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आ रहे हैं, पहले समझिए। जैसे हमारे सामने उदाहरण क्या है, ओ है, ध्यान दीजिए, आ है, ई है, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास देखिए ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या आ गया भाई, ओ आ गया, ओ आ गया, इसमें छूट गया हमारा ओ आ ई ए ऐ, ठीक ना भाई। यहां पे हमारा होना चाहिए था ओ आ ई के बाद ए ऐ, ठीक है। या इसको हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है भाई। देखिए थोड़ा सा बढ़िया समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। देखिए जैसे ओ आ, फिर इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ, फिर क्या हो गया हमारा, फिर देखिए छूट गया यहां पे। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, छूट गया। हम लोग उसको कहीं देखिए इसका क्रम जो है हम बदल कर लेते हैं। इससे फायदा ये होगा हमको कि वास्तविकता जान पाएंगे हम। जैसे अ आ ई ए ऐ ओ और छोटा ऊ बचा है, आपका बड़ा ऊ बचा है, और क्या बचा भाई, री बचा हुआ है। तो री को तो हम निकाल ही देते हैं। अब देखिए जैसे हमने एक शब्द यहां पे निकाला है वृत्त। वृत्त हमारा कब बनेगा, वृत्त तो हमारा तब बनेगा जब मुख विवर का में निचले होंठ का हिस्सा और ऊपर के होंठ के हिस्से का प्रयोग किया जाए एक साथ। तो जब हम एक साथ प्रयोग करना शुरू करेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ओ आ, तो ओ आ की तुलना में अगर हम बोलेंगे उ ऊ, आप जरा उच्चरित करके देखिए, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। तो ओ आ की तुलना में ऊ में हमारा वृत्त बन रहा है, मतलब ओठ की स्थिति गोलाकार हो रही है। इसी तरह से छोटी ई, बड़ी ई बोल लीजिए आप, ओ बोलिए, तो ओ में दोनों ओठों की स्थिति गोल हो रही है। ठीक है भाई। दोनों में बस देखिए थोड़ा सा अंतर है। अंतर थोड़ा सा क्या है कि एक में आपका स्पष्ट पता चल जाता है कि दोनों ओठों का प्रयोग हो रहा है, और एक में दोनों ओठों का सहारा लेकर बोला जा रहा है। तो जिसमें स्पष्ट रूप से प्रयोग होता है वो होता है हमारा वृत्तमुखी, मतलब एक प्रकार से वृत्त का निर्माण होता है, समझने के लिए है। ठीक है भाई ना। और दूसरे में हमारा नहीं होता है, जैसे अ आ ई ए ऐ। तो देखिए हमारा अवृत्त या अवर्तुल में कौन कौन सा वर्ण आएगा। सबसे पहले इसमें आ जाएगा कौन सा भाई, ओ आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, और कौन सा आ जाएगा भाई, ऐ। ये आएंगे अवर्तुल या अवृत्तमुखी। इसके बाद री को छोड़कर जो भी हमारे वर्ण बचते हैं वो हो जाते हैं वर्तुल या वृत्तमुखी। इसमें क्या आ जाएंगे, ऊ, बड़ा ऊ, फिर आपका बन जाता है ओ, और क्या बन जाएगा भाई हमारा, ओ। एक बात मैं आपको फिर दोहराऊंगा कि अगर आप इसमें चाहें तो खुद उच्चारण करके निकाल सकते हैं कि किसमें हमारा जानते हैं जो ओष्ठ की स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। आपको उसमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। यहां तक हमारा देखिए 6 प्रकार हुआ। अब हम चलते हैं स्वरों के वर्गीकरण में 7वें प्रकार पर। ठीक है भाई। 7वां प्रकार जो है हमारा, वो 7वां प्रकार है घोषत्व के आधार पे। देखिए घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पे 2 प्रकार हमारा होता है। एक होता है जो पहला वाला,
घोष या सघोष। दूसरा प्रकार होता है हमारा अघोष। दूसरा वाला प्रकार होगा हमारा अघोष। ये हमारा छठा प्रकार था। यहां पे ये जो है हमारा सातवां प्रकार। देखिए यहां पे घोष अघोष की व्याख्या आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगी। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक शांत वातावरण में बैठकर इन्हीं 11 स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसको जानते हैं आप महसूस करेंगे। बस उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, कंपन के आधार पर। एक प्रकार से कह सकते हैं कंपन के आधार पर। घोषत्व मतलब कंपन, ठीक है भाई। तो जो हमारे सभी स्वर हैं 11 के 11 स्वर, मतलब हमारे 11 स्वर, जो ये 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर सभी के सभी क्या होते हैं भाई? सघोष। मतलब सघोष, इसी सघोष को हम लोग घोष भी कहते हैं। मतलब 11 के 11 स्वर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ये क्या होते हैं भाई? सघोष या घोष, ठीक है। अघोष के अंतर्गत हमारा कोई भी स्वर नहीं आता है। यहां पे घोष और अघोष को बताने का बस तात्पर्य यही था कि घोषत्व के आधार पर ये प्रकार क्या होता है, वो जाके आपके कौन कौन से अघोष होते हैं व्यंजन में आपको बताया जाएगा, ठीक है भाई। अगला टाइप होता है हमारा 9वां टाइप। ये कौन सा टाइप था हमारा भाई? 7वां। 8वां टाइप। 8वां टाइप हमारा जो होता है वो प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पर ठीक है भाई। प्राणत्व के आधार पर हम इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।